नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज बात मिशन हिमाचल की। 18 नवंबर को होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 68 में से 62 तो कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी ने करीब 25% मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए, जबकि कांग्रेस ने फिलहाल केवल एक विधायक को दोबारा टिकट नहीं दिया है। और जिस तरह से बीजेपी की सूची आई है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आज 68 में से 62 उम्मीदवारों की सूची आई है। कहा गया है कि बाकी 6 को जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। 25% मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर का सामना करने के लिए ऐसा किया गया है। 11 विधायक और 1 मंत्री जो है उनका टिकट कटा है। हालांकि जिन मंत्री का टिकट कटा है उनके बेटे को टिकट दे दिया गया है। और बीजेपी की पहली सूची में 5 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस की सूची में 3 ही महिला उम्मीदवार हैं। अनुसूचित जाति से 11 उम्मीदवारों को इस सूची में जगह मिली गई है, जबकि अनुसूचित जनजाति से 8 उम्मीदवार हैं। हालांकि अनुसूचित जनजाति के लिए हिमाचल प्रदेश में केवल 3 सीटें ही आरक्षित हैं, यानी 5 उम्मीदवार बीजेपी ने सामान्य सीट से उतारे हैं। और पहली सूची में 2/3 उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं और बाकी जो हैं कई उनमें पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। और एक जो बड़ी खबर वहां से आई हिमाचल से, वो है प्रेम कुमार धूमल की सक्रिय राजनीति से विदाई की। प्रेम कुमार धूमल ने पार्टी से कहा कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इसलिए उनका नाम इस बार सूची में नहीं डाला गया है। आपको बता दें कि पिछली बार धूमल मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन वो अपनी ही सीट पर हार गए थे। हालांकि बीजेपी को वहां पर बंपर बहुमत मिला था। और धूमल के बेटे हैं अनुराग सिंह ठाकुर, वो केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री हैं। और जहां तक परिवारवाद की बात है, इस सूची में भी परिवारवाद की छाया दिखाई दे रही है। जिन मंत्री का टिकट कटा है महेंद्र सिंह, उनके बेटे रजत ठाकुर को टिकट दिया गया है। तो इस तरह से ये पिता के स्थान पर पुत्र को मैदान में उतारा गया है। वहीं पूर्व मंत्री स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। और उपचुनाव में परिवारवाद के चक्कर में यह टिकट काटा गया था। उधर कांग्रेस की भी पहली सूची जारी की जा चुकी है। 68 में से 46 उम्मीदवारों के नाम इस सूची में आए हैं। वीरभद्र सिंह, जो कि हिमाचल प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को शिमला ग्रामीण से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, वो हरोली सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन सीट से उम्मीदवार होंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आशा कुमारी डलहौजी से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाई गई हैं। और पहली सूची में 3 महिलाओं को टिकट दिया गया है। और आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हिमाचल में हमारी सरकार ने 5 वर्ष में लोगों के काम किए हैं, विकास किए हैं, हर क्षेत्र में किए हैं। और निश्चित रूप से अब की बार हिमाचल प्रदेश में जो परंपरा बरसों से चली हुई है, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदलने की, उसमें ठहराव आएगा। भाजपा की सरकार है, अब फिर भाजपा की सरकार बनेगी। ये रिवाज बदल करके अब की बात छोड़ेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार जुड़ रहे हैं हिमाचल की इस राजनीतिक गतिविधि पर चर्चा करने के लिए। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे समझना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश जहां पर कि ये इतिहास है पिछले 28 वर्षों से कि हर 5 साल में वहां पर सरकार बदल जाती है। हालांकि उत्तराखंड में भी यही इतिहास था, लेकिन बीजेपी ने इस इतिहास को बदलने में कामयाबी हासिल की। क्या आपको लगता है हिमाचल प्रदेश में तस्वीर किस तरह की बनती दिखाई दे रही है? अखिलेश जी, आपने उत्तराखंड का जिक्र किया। ऐसे पहले कई राज्य होते थे जहां पर कुछ ना कुछ इस तरह की परिपाटी होती थी। केरल का भी जिक्र करना चाहिए हमें। केरल में भी ऐसा ही सिस्टम कई सालों से चला आ रहा था, बल्कि कई दशकों से चला आ रहा था। लेकिन केरल में भी हमने देखा वो सिलसिला टूटा। तो सिलसिला जो भी एक ट्रेंड रहा है चुनाव में, ऐसा नहीं है कि वो ट्रेंड बरकरार रहेगा, इसकी कोई गारंटी होती है। अगर मुझे लगता है हिमाचल के हालात को देखें तो अभी तो यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ट्रेंड बदलेगा या ट्रेंड बरकरार रहेगा, सत्ताधारी जो पार्टी है वो चुनाव हार जाएगी। लेकिन आज की स्थिति देखते हुए लगता है अखिलेश जी कि टक्कर हो रही है दोनों पार्टियों के बीच। आम आदमी पार्टी की जो बात हो रही थी कि वो दस्तक देने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी रेस से बिल्कुल बाहर है। और बिल्कुल जिसको कहते हैं बाईपोलर कंटेस्ट होने की पूरी गुंजाइश है। और कांग्रेस कई राज्यों में तो हाशिए पे दिखाई पड़ती है, बहुत कमजोर है। अगर बिहार का जिक्र कर ले, वेस्ट बंगाल का जिक्र करे, आंध्रा का जिक्र करे, यूपी का जिक्र करे, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे चली गई है।
हिमाचल में ऐसी स्थिति नहीं है, कांग्रेस सीरियस कंटेस्ट में दिखाई पड़ती है। जी, और अगर मुद्दों की बात करें संजय जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कई लोक लुभावन वादे वहां पर किए हैं, जिसमें कि मुफ्त बिजली है, इसके साथ साथ जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है उसकी बहाली की बात भी वो कर रहे हैं। और दो मुख्य मुद्दे जो वहां पर दिखाई देते हैं वो है, एक तो जो सेब बागान के लोग हैं जो उस कारोबार से जुड़े हैं उनकी नाराजगी, और दूसरी सरकारी कर्मचारियों का भी एक बड़ा मुद्दा वहां पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आज तो यही मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं जिन दोनों मुद्दों का आपने जिक्र किया। जो सेब उगाने वाले जो किसान हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसकी चर्चा होती है। और किसी भी चुनाव को अगर आप ले लें, हिमाचल के किसी भी चुनाव की चर्चा करें तो सरकारी कर्मचारियों की बात होती है। और आजकल सरकारी कर्मचारियों के मद्देनजर एक दूसरी बात सामने आई है कि ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन, जिसका जिक्र अलग अलग राज्यों में भी हो रहा है। पिछले दिनों हमें राजस्थान में भी देखने को मिला कि कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम लाया गया, तो इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आएगी, जैसे जैसे कैंपेनिंग आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है कुछ नए मुद्दे हमारे सामने आएंगे जिसकी चर्चा शायद हम आने वाले समय में आने वाले प्रोग्राम्स में कर पाएंगे। हमारे साथ शिमला से पत्रकार बीडी शर्मा भी जुड़ रहे हैं। बीडी शर्मा जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे समझना चाहेंगे, आज जो बीजेपी कांग्रेस की सूची आई है और जिसमें देखा है कि 11 मौजूदा विधायकों की टिकट बीजेपी ने काट दी, एक तरह से जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको डिफीट करने की कोशिश बीजेपी ने अपनी ओर से की है। दूसरी बात, प्रेम कुमार धूमल, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। दिग्गज नेता रहे हैं वो हिमाचल की राजनीति के। किस तरह से आप देखते हैं आज बीजेपी और कांग्रेस की सूची को? देखिए, पहले तो धन्यवाद अखिलेश जी हमारा जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जहां तक कांग्रेस और बीजेपी की बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस हालांकि पिछले दिनों जब बाई इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में हुआ था उसमें मंडी लोकसभा जो है उपचुनाव हुआ था, वहां से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी है, उस बाई इलेक्शन में जो लोकसभा की सीट थी 17 विधानसभा सीटें आती है। मॉरली उस वक्त भी एक डेंट जो है कांग्रेस पार्टी ने खासतौर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिया था, क्योंकि वो मंडी जिला जो है वो पूरा पार्लियामेंट्री, मंडी जिले से खुद मुख्यमंत्री ताल्लुक रखते हैं और पूरे का पूरा जो पार्लियामेंट्री है 17 सीटें विधानसभा की। बीडी शर्मा जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन संजय जी, जो बात वो कह रहे हैं कि कितनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए ये, क्योंकि यह बात जरूर है कि उपचुनाव में चाहे उनको कामयाबी मिली हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती यही कि एक तो इतिहास उनके साथ है, ये बात जरूर है, मगर बीजेपी में पीएम मोदी के नाम पर पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। और अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, उससे पहले भी पीएम मोदी के कई दौरे वहां पर हो चुके हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से कम 4 से 5 सभाएं पीएम मोदी की वहां पर होंगी, तो ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा इस चुनाव में। देखिए, बिल्कुल ये बात जरूर है कि बीजेपी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ना चाह रही है, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है अखिलेश जी, यह महंगाई बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा ओपीएस का यहाँ पर, साथ ही यहाँ पर बागवानों का, यहाँ पर बेरोजगार मुद्दा है, बेरोजगार युवा हिमाचल प्रदेश में, इतने छोटे प्रदेश में, ये इसका लाभ कहीं ना कहीं उठाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। ये बात सही है कि कांग्रेस के साथ जो है पिछले जो 5 राज्य में चुनाव हुए थे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में स्थितियां थोड़ी अलग है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 90+ यहाँ लिटरेसी रेट है, और भी मतलब अगर आप और राज्य से कंपेयर करें उससे हटके हिमाचल प्रदेश है। कई मायनों में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 नंबर 2 है। तो उस लिहाज से यहाँ का जो वोटर है वो काफी इंटेलिजेंट वोटर है। उस लिहाज से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत आसान काम नहीं है, चाहे वो मोदी के नाम पे इलेक्शन क्यों ना लड़े। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगा, आपसे ये पूछना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के बारे में आपने कहा, हालांकि आम आदमी पार्टी काफी आक्रामक राजनीति के लिए जानी जाती है, उत्तराखंड में भी उन्होंने काफी मेहनत की थी, लेकिन जो नतीजे थे वो उनके पक्ष में वहां पर नहीं आए। उन्हें ये लग रहा था कि दिल्ली के बाद पंजाब में जिस तरह की कामयाबी मिली है इसको अन्य राज्यों में भी दोहराया जाए। हिमाचल में आप आम आदमी पार्टी के लिए किस तरह की चुनौतियां देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती तो चुनाव का जो के बिगुल बजने के पहले ही शुरू हो गई थी। पूरी की पूरी पार्टी लगभग बीजेपी में शामिल हो गई। तो सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के सामने यही चुनौती थी। मुझे लगता है आज चुनावों के तारीखों की घोषणा के बाद चुनौती तो यह है कि पार्टी को खड़ा रखना,
उम्मीदवार ढूंढने, अच्छे उम्मीदवार तो आपको मिल जाएंगे, 68 उम्मीदवार मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो उम्मीदवार ऐसे होंगे जो चुनाव जीतने की स्थिति में होंगे? क्या वो उम्मीदवार ऐसे होंगे जिनकी अपनी कोई हैसियत होगी अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में, जिसके बदौलत वो चुनाव जीत सके? मुझे लगता है आम आदमी पार्टी, अगर देखें आप जिस तरह से वो गुजरात में प्रयास कर रहे हैं और जितना प्रयास वो हिमाचल में कर रहे हैं, शायद उन्होंने हिमाचल के चुनाव को दरकिनार कर दिया है और अपनी पूरी ताकत अपनी वो हिमाचल पर, पूरी ताकत गुजरात पर झोंक रहे हैं। तो शायद आम आदमी पार्टी कोई बड़ा दाव नहीं खेल रही है हिमाचल प्रदेश में, और सारा का सारा दारोमदार उनका गुजरात पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी और बीडी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि मिशन हिमाचल में किस पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई नेता अध्यक्ष बना है। इस जीत के बाद खड़गे ने सोनिया गांधी और अन्य नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अब संविधान पर हमला हो रहा है और हमें फांसीवादी ताकतों से लड़ना है। उन्होंने शशि थरूर को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जो भरोसा दिखाया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को एकजुट रखते हुए आगे बढ़ना है। मेरे साथी श्री शशि थरूर को भी शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये चुनाव में हम एक प्रतिनिधि के रूप में हम और वो खड़े थे। मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मुझ पर भरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन्मे एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।